पॉइंट 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आज जिस पॉइंट पर हम पढ़ना चाहते हैं वो बिंदु है आरक्षण। जैसा कि हमारे संविधान में 3 तरह के आरक्षण की व्यवस्था है। कितने तरह के आरक्षण की व्यवस्था है? 3 तरह के आरक्षण की व्यवस्था है। राजनीतिक आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की गई है। ऐसा है कि सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे राजनीतिक आरक्षण के बारे में। जैसे राजनीतिक आरक्षण कहते किसे हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। ऐसा है कि राजनीतिक आरक्षण कहते किसे हैं? राजनीतिक आरक्षण से तात्पर्य कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ही राजनीतिक आरक्षण कहलाता है। चाहे किसी वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना तो राजनीतिक आरक्षण कहलाएगा। ऐसा कि हमारे संविधान में जो राजनीतिक आरक्षण किन किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं, ऐसा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद किससे 330 से और 334 तक राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है? अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि इस वर्ग को निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो हम जब देखते हैं कि आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो एसटी और एससी वर्ग के कुछ सीटें सुनिश्चित की जाती है। इसी तरह अनुच्छेद 331 है। अनुच्छेद 331 क्या कहता है? अनुच्छेद 331 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों का मनोनयन करेगा। इसका तात्पर्य यदि आम चुनाव के माध्यम से एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को निश्चित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है तो ही राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन व्यक्तियों का मनोनयन करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि राष्ट्रपति को लगता है कि इस वर्ग को चुनाव के माध्यम से समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है तो राष्ट्रपति इस वर्ग के वो 2 व्यक्तियों को मनोनीत करे, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 332 भी अनुच्छेद 330 की तरह ही है। अनुच्छेद 332 क्या कहता है? अनुच्छेद 332 ये कहता है कि जो राज्य की विधानमंडल है उसमें एससी एसटी वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसके माध्यम से? विधानसभा के चुनाव के माध्यम से। और ये प्रतिनिधित्व का आधार क्या होगा? उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुच्छेद जो 333 है, अनुच्छेद 333 और अनुच्छेद 331 की तरह है ये, किंतु इसमें अंतर ये 331 और 333 में ये अंतर ये है कि 333 राज्यों के विधानमंडल में एंग्लो इंडियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये किसके माध्यम से? राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को, कितना है? एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को राज्य के विधानमंडल में मनोनीत कर सकता यदि राज्य के किसी संबंधित राज्य के आम चुनाव के अंदर, विधानसभा के चुनाव में यदि इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ। ये जरूरी नहीं कि राज्यपाल निश्चित रूप से एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति को मनोनयन करेगा, ये उसी स्थिति में करेगा जब इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा।
इसी तरह अनुच्छेद जो 334 है, अनुच्छेद 334 क्या कहता है? अनुच्छेद 334 कहता है कि जो ये राजनीतिक आरक्षण है, इसकी अवधि 10 वर्ष के लिए सुनिश्चित की गई है और इस अवधि को संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जा सकता है। क्या राजनीतिक आरक्षण एक समय सीमा के लिए ही दिया गया था? हाँ, राजनीतिक आरक्षण एक समय सीमा के लिए ही दिया गया था। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ये राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए दिया गया था। कितने वर्षों के लिए दिया गया था? 10 वर्षों के लिए दिया गया था। फिर संविधान में संशोधन करके 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया, 20 वर्ष कर दिए गए। फिर संशोधन करके फिर 10 वर्ष और बढ़ा 30 वर्ष कर दिए गए। जो 95वां संविधान संशोधन है, 95वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये राजनीतिक आरक्षण है वो 25 जनवरी 2020 2020 के लिए कर दिया गया था, यानी 70 वर्ष के लिए कर दिया गया था। यानी ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था। तो लोकसभा और राज्यों के विधानमंडल में जो SC ST वर्ग का जो आरक्षण है वो कब समाप्त हो रहा था? 25 जनवरी 2020 को। तो इसके बाद इस अवधि को बढ़ाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन करना पड़ा? 104वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 104वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब इस आरक्षण को कब तक के लिए कर दिया गया है? अब इस आरक्षण को कर दिया गया है 25 जनवरी 2030 तक के लिए कर दिया गया। यानी अब ये आरक्षण कितना वर्ष का हो गया? कितने वर्ष के लिए हो गया? 80 वर्षों के लिए। तो ये है कि हमारा जो संविधान में जो राजनीतिक आरक्षण, ऐसा आरक्षण है जिसकी एक निश्चित समय के लिए ही दिया गया था। और संविधान का अनुच्छेद 334 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि इस आरक्षण में वृद्धि करनी तो समय समय पर प्रति 10 वर्ष इसमें संविधान में संशोधन करके इसकी अवधि बढ़ानी पड़ेगी। ऐसा है कि जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त है वो क्या लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में OBC वर्ग को भी प्राप्त है? नहीं। ऐसे कि राज्यों की विधानसभाएं और लोकसभा में OBC वर्ग को इस तरह का राजनीतिक आरक्षण प्राप्त नहीं है जिस तरह से SC ST वर्ग को प्राप्त है। किंतु जो पंचायत राज संस्थाओं में OBC वर्ग को भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे कि पंचायत राज संस्थाओं के लिए SC ST वर्ग के लिए कहा गया है कि इनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत राज संस्थाओं में SC ST के लिए आरक्षण होगा। इस तरह का OBC वर्ग के लिए कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। OBC वर्ग के लिए ये क्या कहा गया है कि इस वर्ग का जो पंचायत राज में आरक्षण होगा उसका निर्धारण संबंधित राज्य का विधानमंडल करेगा। ये तो था राजनीतिक आरक्षण। आरक्षण का जो दूसरा प्रकार हुआ है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। कौन सा प्रकार है? शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। ऐसा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है और शैक्षणिक आरक्षण से तात्पर्य क्या है? ऐसा शैक्षणिक आरक्षण से तात्पर्य है कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ये आरक्षण संविधान के किन किन अनुच्छेदों में दिया है? ये आरक्षण दिया गया संविधान के अनुच्छेद 15, 4, 15, 5 और 15, 6, 15, 4,
15/5 और 15/6 में शैक्षणिक आरक्षण दिया गया। ऐसा मूल रूप से जो आरक्षण का आधार था, मूल रूप से जो आरक्षण का आधार क्या था, शैक्षणिक दूसरा आधार था सामाजिक पिछड़ापन। ये दो ही आधार थे और इन दो आधार के रूप से आधार के आधार पर मूल रूप से जो शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया था वो किस वर्ग को दिया गया था, वो एससी और एसटी वर्ग को ही दिया गया था। इसमें ओबीसी वर्ग शामिल नहीं था और न ही सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग शामिल था। ऐसा है कि 1978 में में जो द्वितीय पिछड़ा आयोग वीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था, उसके आधार पर वीपी सिंह सरकार ने 1990 में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। उसी आधार पर ओबीसी वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। अच्छा, कौन सा अनुच्छेद किस वर्ग से संबंधित है, उस पर भी विचार कर लेते हैं। 15 खंड 4 शैक्षणिक संस्थाओं में एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसी तरह 15/5 शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करता है। इसी तरह 15/6 अभी नया खंड जोड़ा गया है। ये शैक्षणिक संस्थाओं में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा है कि सामान्य वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो किस आधार पर दिया गया, हमारा जो संविधान का जो नीति निर्देशक है 46, कौन सा है, नीति निर्देशक 46, जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात भी करता है। उसी आधार पर ये सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया गया। ऐसा है कि जब इसको सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग को आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया था तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। वो कौन सा संशोधन किया गया था, 103वां जो संविधान संशोधन किया गया था वो 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा किया गया था। इसके आधार पर हमारे संविधान में एक नया आधार जोड़ा गया। वो नया आधार क्या था, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन। तो अब हमारे जो संविधान में आरक्षण के आधार कितने हो जाते हैं, अब हमारे संविधान में आरक्षण के 3 आधार हो जाते हैं। पहला जो मैंने पहले आपको बता ही दिया, पहला जो आधार था वो है सामाजिक पिछड़ापन था। दूसरा जो आधार था वो शैक्षणिक पिछड़ापन था। और जो तीसरा आधार है वो तीसरा आधार कौन सा जोड़ा गया, आर्थिक पिछड़ापन। ये तीसरा आधार अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसी आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग को 10%
आरक्षण दिया गया। इसी तरह जो आरक्षण का जो तीसरा प्रकार है, आरक्षण का जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? आरक्षण का जो तीसरा प्रकार है वो है सरकारी सेवाओं में आरक्षण। ऐसा सरकारी सेवाओं में आरक्षण से तात्पर्य सरकारी सेवाओं में किसी वर्ग विशेष या जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ऐसा कि हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4), कौन सा अनुच्छेद? 16(4) के तहत जो सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण प्राप्त था, किस आधार पर? आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। वो किस वर्ग को प्राप्त था? केवल SC/ST वर्ग को ही प्राप्त था। SC और ST वर्ग को प्राप्त था। और संविधान में एक नया खंड जोड़ा गया। वो नया खंड कौन सा जोड़ा गया था? 16(5). 16(5) जोड़ के किस वर्ग को आरक्षण दिया? संविधान में जो नया अनुच्छेद 16(5) जोड़ के OBC वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण दिया गया। ऐसे OBC वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया, उसका आधार क्या था? ऐसा है कि OBC वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया, उसका आधार था हमारा संविधान का अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 क्या कहता है? अनुच्छेद 340 कहता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हेतु एक आयोग का गठन करेगा। यानी OBC वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। इसके लिए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कलेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और दूसरा जो आयोग है पिछड़ा आयोग, वो 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसी के आधार पर 1990 के अंदर बीपी सिंह सरकार ने OBC वर्ग के लिए केंद्रीय स्तर पर, किस स्तर पर? केंद्रीय स्तर पर OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और 1996 में इंदिरा साहनी वाद के तहत ये निर्णय दिया गया कि जो OBC वर्ग को जो आरक्षण दिया गया वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से के आधार पर दिया गया, वो संवैधानिक दृष्टि से सही है। इसी निर्णय द्वारा एक OBC वर्ग के लिए जो आरक्षण के लिए एक मापदंड किया गया था, वो मापदंड था आय की सीमा। और इसी निर्णय द्वारा क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन हुआ था। यानी कि एक निश्चित आय से कम प्राप्त आय वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण दिया जाएगा और उस निश्चित आयु से अधिक आय वाले व्यक्तियों को क्रीमी लेयर यानी उन्हें मलाई की परत मानते हुए आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
ऐसा सुनिश्चित किया गया था, किसमें? इंदिरासानी वाद के अंदर। ठीक है। ऐसा है कि जिस तरह से ओबीसी वर्ग के सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए ये आय की सीमा निर्धारित की गई, क्या उसी की तरह की आय की सीमा SC ST वर्ग के लिए निर्धारित की गई है? नहीं, SC ST वर्ग के लिए इस तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये सिर्फ जो सीमा निर्धारित की गई है वो 2 वर्गों के लिए ही की गई है। एक तो कौन सा वर्ग है? ओबीसी, और दूसरा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ सामान्य वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग। इन 2 वर्गों के लिए ये आय की सीमा निर्धारित की गई है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से कम आय रखने वाले व्यक्तियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऐसा है कि जो सामान्य वर्ग के जो पिछड़े वर्ग हैं उसको आरक्षण कौन से संविधान संशोधन दिया गया था के तहत दिया गया था? संविधान के 103वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग व्यक्तियों को, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया गया था। ऐसा है कि हम जो इंदिरासानी वाद है उसके अंतर्गत जो आरक्षण की जो एक सीमा रेखा खींची गई थी, यानी कि उसमें यह बताया गया था कि आरक्षण कितना प्रतिशत हो सकता है। उसमें ये बताया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन क्या 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है? हाँ, 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है यदि इस संबंध में आयु गठित कर दिया जाए और ये कहा जाए, ये रिपोर्ट आए कि इस तरह की परिस्थितियाँ थी जिसके आधार पर 50% से अधिक आरक्षण दिया जाना आवश्यक हो गया, तो 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर कितना प्रतिशत आरक्षण था? केंद्रीय स्तर पर कुल 49.50 आरक्षण था, जो कि 50% की सीमा के अंतर्गत आता है। लेकिन सामान्य वर्ग के जो पिछड़े व्यक्तियों को 10% आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण दिया गया। तो ये कितनी सीमा हो गई? 59 पॉइंट हो गई। 59.50 हो जाती है केंद्रीय स्तर पर। ऐसा है कि मेरा जो पढ़ाया आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक किए, और पीडीएफ के लिए मैं जो आपको लिंक दे रहा हूँ आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।